देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। अब देखिए हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी नहीं है, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक रहे हैं। और इस पत्रिका का जो प्रकाशन है वह इलाहाबाद से हुआ है। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ है। यह मासिक पत्रिका थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है कि कौन सी पत्रिका मासिक है, कौन सी साप्ताहिक है, कौन सी दैनिक है। तो ये पत्रिका वाला जो पोर्शन है ये भी पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन ये भी हम पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से। तो ये एक्स्ट्रा मैंने आपको दिया है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने बहुत सारा कुछ पढ़ रखा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है, इन्होंने हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है ये 1877 में इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी प्रदीप का 1877 ईस्वी। तो ये आप लिख लीजिएगा। ये मासिक पत्रिका है, ये भी आप लिख लीजिए। और ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी बालकृष्ण भट्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है, यानी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसकी कौन सी विधि नहीं है ढूंढना है हमें, है ना। तो अकारादि क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम, परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम। देखिए अकारादि क्रम में लिखा जाता है साहित्य, ठीक है। लेखकों का कालक्रम इसमें भी लिखा जाता है, रचनाओं का कालक्रम इसमें भी लिखा जाता है, परंतु परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम ऐसा कोई क्रम नहीं है। तो इसका डी होगा, ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा। देखिए अब जो पुरानी ये अपभ्रंश भाषा है ये आदिकाल के समय जब हिंदी साहित्य का इतिहास जब रचना हो रही थी ग्रंथों की, उस समय की ये भाषा है अपभ्रंश भाषा। क्योंकि हिंदी का जो हिंदी है वह शोर से नहीं अपभ्रंश से ही निकली हुई है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, ठीक है। अब देखिए ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए ये जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश भी कहा है और कुछ विद्वानों ने इसे अवहट भी कहा है, कुछ विद्वानों ने इसे पुरानी हिंदी कहा है। तो पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है इसको, अपभ्रंश भाषा को। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी शब्द हिंदी है। ये इनका एक फेमस कोटेशन भी है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। जब देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसादत्त तासी। तो इसमें सही होगा गारसादत्त तासी। ये गारसादत्त तासी इसमें राइट आंसर है। देखिए गारसादत्त तासी जो है इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवारदला लिटरेतुर एंदवी हिंदुस्तानी, ठीक है। अभी फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है तो इसका नाम भी ऐसा ही है, ये बोलने में भी ऐसा ही लगता है, ठीक है। तो ये इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है, लेकिन हिंदी के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास इन्होंने ही किया, इसलिए प्रथम लेखक गारसादत्त तासी ही है। इन लेखक का जो प्रथम ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा है, वो जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन हुआ है 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। अब देखिए, हिंदी साहित्य का आविर्भाव मान रहे हैं शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो हम किस भाषा से मान सकते हैं? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या पाली से? तो अब देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाओं का विकास हुआ। ये हम सभी जानते हैं, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। अब देखिए, अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है। कौन से अपभ्रंश है? अपभ्रंश के शोरशेनी अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहले पाली आई, फिर प्राकृत आई और उसके बाद में अपभ्रंश आई। तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत की, ये वाला हो जाएगा इसका, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, गणपति चंद्र गुप्त और मिश्र बंधु। अब देखिए, सिद्ध सामंत काल, हमने एक ट्रिक याद करी थी, जो पंडित होगा वह सिद्ध होगा। तो पंडित राहुल सांकृत्यायन, तो ये इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को। अब आपको पता होगा इनके बारे में, राहुल सांकृत्यायन जी ने, कि इन्होंने हिंदी का पहला कवि सरहपा को बताया है, जिनका समय 700, जिनका जो समय है, जिनका समय इन्होंने कहा है कि उस समय 8वीं शताब्दी का समय था। तो उस समय हिंदी साहित्य का प्रारंभ इन्होंने माना और इन्होंने कहा कि हिंदी का पहला कवि सरहपा है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा। और सरहपा का समय हम जानते ही हैं 769 ईस्वी। तो इन्होंने इस आधार पर कहा कि सिद्ध सामंत काल, इस आधार पर इन्होंने कहा कि जो सरहपा है, जो सिद्ध हैं, जो सिद्धों के अंदर इनका स्थान है, उसी के आधार पर इन्होंने सरहपात को प्रथम कवि कहा हिंदी साहित्य का। और उसी आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल नाम से संबोधित किया। तो ये वाला इसका क्वेश्चन सही हो जाएगा इसका। ये देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन ये भी नेट में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसको तो बिल्कुल ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने आप प्रैक्टिस सेट निकालेंगे उतने ही ज़्यादा आपका अपने टॉपिक पे कमांड होगा। देखिए, पहला है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। अब हिंदी साहित्य का नया इतिहास ये किसने लिखा, ये हमें देखेंगे। इसमें हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखा है बच्चन सिंह ने, तो इसका हो जाएगा बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का नया इतिहास इसका हो जाएगा बच्चन सिंह, यहाँ से ये इसका हो जाएगा बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, अब हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये आपको याद है, ये किसने लिखा है? जी हाँ, ये लिखा है गणपति चंद्र गुप्त, तो ये हो जाएगा बी का दूसरा। इसी के साथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये हो जाएगा रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, तो अब आप बताइए इसका क्या होगा? हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, ये हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये आपको सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं। ये आपको जितने आप ज़्यादा इनको पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप किसी लेखक को पढ़ते हैं तो उसकी रचनाएं आपको याद रहती है, उसका सन याद रहता है। उसी के आधार पर आप उसी दूसरे लेखक के कंपैरिजन में कर सकते हैं कि इसका जन्म इस समय हुआ तो इसकी रचनाएं भी इस समय की होगी।
और इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट निकालिए। जितने प्रैक्टिस सेट निकालेंगे आपका कमांड आपके सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? अब हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक जो है उसके लेखक आपको बताने हैं, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर आपको याद होगा और इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये इसका डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए हिंदी साहित्य के अंदर जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने भी अपना जो ग्रंथ लिखे जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके अलावा इन्होंने 2 ग्रंथ और लिखे हैं। हिंदी साहित्य की जो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उससे संबंधित इनके 2 ग्रंथ और हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका ये तो है ही, और इसका समय है 1940। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। जहाँ भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं रजिस्टर में, वहाँ पर आप ये इसके सन जो मैं बोल रही हूँ ये लिखते चले जाइए, क्योंकि ये सन सुमेलित करने में बहुत वो होते हैं कि आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे आरोही क्रम में जमाइए कवियों की रचनाओं को। कभी कभी अलग अलग कवियों की रचनाएं दे देता है एक ही समय की, तो उसमें सन आपका याद होना ज़रूरी है, तो इसलिए आप वो सन हमेशा लिखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो हिंदी साहित्य की भूमिका है ये 1940 में इसका प्रकाशन हुआ। और इसके अलावा इनकी 2 रचनाएं और हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका समय है 1952। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसका समय है 1953। तो ये 2 रचनाएं आप यहीं पर थोड़ी सी जगह में जो आपके पास रजिस्टर है वहीं पर जगह में वो 2 रचनाएं भी लिख लीजिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो वो जब आप उसको बार बार देखते हैं तो आपको कंठस्थ हो जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? अब देखिए जो ये विधेयवादी पद्धति से आपको याद आ रहा होगा कि हमने हिंदी साहित्य के जो लास्ट जो वीडियो हमने बनाए थे उसमें हमने जिक्र किया था कि कितनी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, जैसे काल क्रमानु पद्धति, इसके अलावा विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और वर्णानुक्रम पद्धति। तो ये सब पद्धतियाँ हैं जिनके मद्देनजर रखते हुए इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो कौन है ये आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है ग्रियर्सन, हडसन, टेन और हीरोडोटस। तो अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि विधेयवादी पद्धति के अंदर ही रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वह विधेयवादी पद्धति से ही लिखा है, ठीक है। और इसके जो जन्मदाता हैं वह है टेन। ये टेन जो है इसके जन्मदाता हैं और ये फ्रांस के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने देखिए 3 शब्द दिए, इन्होंने 3 शब्दों को महत्वपूर्ण माना इतिहास लेखन के अंदर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इन्होंने 3 शब्दों को महत्वपूर्ण माना। सबसे पहला है जाति, जो मानव से संबंधित है, दूसरा है वातावरण, जो परिवेश से संबंधित है, और तीसरा है क्षण विशेष, जीवन परिचय से संबंधित है। तो विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो टेन हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आचार्य शुक्ल ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा 1929 में, जिसका प्रकाशन हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने विधेयवादी पद्धति को ही अपनाया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? यानी हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा अपने ग्रंथ में, इतिहास ग्रंथ में? अब डॉक्टर नगेंद्र पहला ऑप्शन है, दूसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा है गणपति चंद्र गुप्त। अब आपको ये कुछ याद आ रहा होगा और मुझे विश्वास है कि आपने सही टिक लगा दिया होगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, अब इनका जो ग्रंथ था वो आपको याद होगा। देखिए इनका जो ग्रंथ है वह 1888 में इनके ग्रंथ का प्रकाशन हुआ और वह
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकला था। ठीक है, और उस ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी ग्रंथ के अंदर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के जो भक्ति काल का जो कालखंड था उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? अब देखिए, स्वयंभू अपभ्रंश के कवि हैं, प्रथम अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, ये प्रथम लेखक हैं। तो इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है, मतलब अपभ्रंश के प्रथम कवि को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है, इसकी चर्चा हमने की अभी पहले। जो इससे जो अभी पिछले अभी निकले जो क्वेश्चन है उसमें करी हमने इसकी चर्चा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पंडित राहुल सांकृत्यायी ने, राम कुमार वर्मा ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इन्होंने क्या कहा, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, और इसी आधार पर इन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से, हिंदी साहित्य का प्रारंभ इन्होंने 693 ईस्वी से माना है। ठीक है, और विक्रम संवत 700 विक्रम संवत से। तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि है, उनको हिंदी का पहला कवि माना है और उसी समय से हिंदी साहित्य का प्रारंभ भी माना है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? अब देखिए, ये ऑप्शन है इसके, ए हैं 11 खंडों में प्रकाशित हुआ, या फिर 16 खंडों में प्रकाशित हुआ, या 20 खंडों में प्रकाशित हुआ, या फिर 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम से किसने संबोधित किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहन अवस्थी। तो ये देखिए, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि गद्य काल नाम दिया। अब गद्य काल क्यों दिया? क्योंकि उस वक्त गद्य जो रचनाएं हैं उनका प्रभाव हिंदी साहित्य में आने लग गया था। इससे पहले पद्य में रचनाएं लिखी जाती थी, लेकिन आधुनिक काल के अंदर गद्य रचनाओं की प्रमुखता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम से संबोधित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र